नमस्कार दोस्तों। जो आज का टॉपिक है वो है आपका इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, दोनों ना बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं और ओवरलैप है दोनों में। दोनों को एक चीज़ तो आप क्लियरली समझ ली कि जो इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन है, both are methods of what? Methods for understanding written text, यानी कि जो लिखा हुआ है कानून में उनको समझने के लिए तरीके हैं। और रिटन टेक्स्ट कितने तरीके के हो सकते हैं? जैसे कि आपका लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, राइट, या कोई लिटरेचर है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि दोनों जो हैं क्या हैं, मेथड्स हैं। और किस चीज़ के मेथड हैं? समझने के लिए किस चीज़ को? लिखी हुई चीज़ों को, जैसे कि आपका लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं या लिटरेचर है। अब देखिए, इंटरप्रिटेशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ understanding what? The meaning of words in texts. But what is construction? Now please pay full attention on this. Now construction is once again a process of applying that meaning. What meaning? विच इज़ अंडरस्टूड बाय द इंटरप्रिटेशन। यानी कि जो इंटरप्रिटेशन से किसी वर्ड का मतलब समझ में आता है, उस मतलब को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, और कहाँ पे अप्लाई करना है? प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग दैट मीनिंग टू स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, यानी कि विशेष परिस्थितियों में उस मीनिंग को अप्लाई करना, ये क्या है? कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए, इंटरप्रिटेशन जो है उसका पर्पस क्या है? पर्पस है टू अंडरस्टैंड द meaning of words and the intent of that text। यानी कि इंटरप्रिटेशन से आप क्या करते हैं? उसका पर्पस क्या है? हम समझते हैं क्या जो वर्ड्स कानून में लिखे हैं उनका मतलब क्या है, और उनके पीछे की मंशा क्या है उस कानून में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, यानी कि क्या अचीव करना चाहते हैं, और टेक्निक्स क्या हैं। जब जैसे इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, वो टेक्निक हैं, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो आप कहते हैं। जैसे कि आपका लिटरल रूल है,
मिस्चीफ रूल है, गोल्डन रूल है। ये सारे रूल्स हो गए, ये टेक्निक्स हैं। और आपका हारमोनियस कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स हो गई। कब यूज़ करना है इसको, इंटरप्रिटेशन को? व्हेन दी लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट इज क्लियर, तो इंटरप्रिटेशन को यूज़ करेंगे। और काम कैसे करता है इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन क्या यूज़ करता है? इंटरप्रिटेशन यूजेस सब्जेक्टिव एनालिसिस। किस तरह का एनालिसिस? सब्जेक्टिव। कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं और पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है उस इंटरप्रिटेशन को करते हुए, ये सारी चीज़ें हम इंटरप्रिटेशन में यूज़ करते हैं। और कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन का जो पर्पस है वो क्या है? दैट इज टू अप्लाई the meaning of words to specific circumstances और टेक्निक्स क्या हैं? हम क्या करते हैं? टेक्सचुअल कंस्ट्रक्शन करते हैं, कॉन्टेक्सचुअल कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रिज्यूम करते हैं कुछ चीज़ें, और साथ साथ में कॉन्सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसको यूज़ कब करते हैं? व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट is ambiguous and or is vague। जब क्लियर होगी तो इंटरप्रिटेशन है, और क्लियर नहीं होगी तो कंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। काम कैसे करता है? इट यूजेस, वहाँ तो देखिए इंटरप्रिटेशन में था सब्जेक्टिव एनालिसिस, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस लैंग्वेज देखते हैं और
जो ओवर द टाइम एस्टेब्लिश रूल्स हैं उनको हम देखते हैं। यानी कि अगर हम और क्लियरली चीज़ों को रखें तो कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ascertaining the true meaning of words and the purpose of the legislation। यानी कि इंटरप्रिटेशन क्या है? प्रोसेस है किस चीज़ के लिए कि हम किसी भी कानून में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसका ट्रू मीनिंग पता कर पाएँ और साथ साथ में जो पर्पज़ है उस कानून का उसको एस्टैब्लिश कर पाएँ। यानी कि जो पहला काम है इंटरप्रिटेशन का, दैट इज़ टू असर्टेन द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन अ लॉ, एंड नंबर 2 द पर्पस बिहाइंड द लेजिस्लेशन। व्हाइल द कंस्ट्रक्शन is the process of using the legal text to draw conclusions that go beyond its plain language to solve the inconsistencies। यानी कि कंस्ट्रक्शन क्या है? हम क्या करते हैं, जो कानून में लिखे हुए जो वर्ड्स हैं उससे कुछ ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं जो कि उसकी प्लेन लैंग्वेज से डिफरेंट होते हैं, ताकि हम जो एनोमली अराइज हुई है, जो प्रॉब्लम अराइज हुई है, उसको सोल्व कर पाएँ। हम देखिए, आपको है ना ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत कंफ्यूजिंग सा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस एक केस के मार्फत इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो बड़ा फेमस केस है, केस का नाम है मैसर्ज मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। और ये जो जजमेंट था, ये जजमेंट है 20 नवंबर 1961 का। और जो इसका साइटेशन है, देखिए हर केस का एक साइटेशन होता है, ये बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि वो कहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, उसका साइटेशन क्या है, दैट इज़ रिपोर्टेड इन ऑल इंडिया रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 1962 एट पेज नंबर 660। और इसमें जजेस कौन कौन थे? इसमें थे जस्टिस J.L. कपूर, जस्टिस भुवनेश्वर P. सिन्हा, जस्टिस M. हिदायतुल्ला, जस्टिस J.C. शाह एंड जस्टिस J.R. मधोलकर।
यानी कि 1 2, तो तीसरे नंबर पे हो गए जस्टिस एम हिदायतुल्ला, चौथे नंबर पर हो गए जस्टिस जे.सी. शाह, और पाँचवें पे हो गए जस्टिस जे.आर. मदोलकर। तो 5 जजेस बेंच हो गया। अभी इन जजेस ने जो फैसला दिया वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हुआ क्या था, देखिए इसके अंदर स्टेट ऑफ बिहार ने जो एक रेलिवेंट जो लॉ है, दैट इज़ बिहार सेल्स टैक्स एक्ट 1947, इस एक्ट का सेक्शन 6, अब इन्होंने इस सेक्शन में एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं they are exempted from the sales tax. Now this company, it was vendor of sugar cane. This Motipur Zamindari company was vendor of sugar cane, and it claimed that sugar cane is vegetable, hence it is exempted from sale tax. अब सवाल उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या सवाल उठा? सवाल उठा कि जो शुगर केन है क्या वो ग्रीन वेजिटेबल है? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, वो इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके लिए कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ आपको क्लियर यहाँ पे समझनी पड़ेगी, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का जो डिफरेंस है वो बड़ा क्लियर होगा। कंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस of which interpretation is the end. Should I write? Construction is the process of which interpretation is the end. अब वेजिटेबल के लिए वो क्या करते हैं, वो डिक्शनरी देखते हैं कि डिक्शनरी में क्या लिखा है, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, फिर आपके जो कंसिडरेशंस हैं जब ये कानून बना बिहार सेल टैक्स एक्ट, तो इसके जो भी सोशल या लीगल हिस्ट्री है वो देखते हैं। इन सब को देखते हुए ये चीज़ बड़ी क्लियर है, वेजिटेबल इज़ दैट विच कैन बी ग्रोन इन किचन गार्डन एंड कैन बी ईटन ऑन द डाइनिंग टेबल। तो सब्जी क्या होती है? हरी सब्जी वो होती है जो कि हम किचन गार्डन में उगा सकते हैं और अपनी खाने की मेज़ पर खा सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ग्रीन जो आपका शुगर केन है, whether that can be grown in kitchen garden? Answer is no. Whether that can be eaten on dining table? Answer is no. Like a vegetable? Answer is no. So therefore it was held that sugar cane is not a vegetable and hence not exempted under the notification. The word vegetable, especially in taxing laws, is to be understood as in common parlance, like in common sense things, denoting class of vegetables which were grown in kitchen garden or in a farm or were used for the table.
Now the dictionaries defined sugar cane as a grass. So therefore, if you look at the dictionary, it says it is a grass. ये घास की तरह इसको डिफाइन कर रहे हैं, राइट। बट अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, सोशल और लीगल हिस्ट्री देखते हैं, और इसका जो कॉमन पैरेलेंस यानी कि आम बोलचाल की भाषा में अगर हम सब्जी की डेफिनेशन देखते हैं तो हुआ जो किचन गार्डन में बोई जा सकती है और खाने की टेबल पर खाई जा सकती है। तो इस तरह से आप देखिए ये सारा कंस्ट्रक्शन है। जब हम डिक्शनरी में जा रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट और सोशल लीगल हिस्ट्री देख रहे हैं, कॉमन पैरेलेंस देख रहे हैं, आम बोलचाल में सब्जी का क्या अर्थ हुआ, तो ये कंस्ट्रक्शन है। और इसका एंड क्या है, वो है इंटरप्रिटेशन। और एंड क्या हुआ, दैट शुगर केन इज़ नॉट ए ग्रीन वेजिटेबल। तो इस तरह से आशा करते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन का जो डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन है, वो समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और कमेंट में ज़रूर ये बताइए कि आप किस सब्जेक्ट को या किस टॉपिक को चाहेंगे कि हम इस पर चर्चा करें। सो थैंक यू वेरी मच।